एक्ट था, 1913 भी वही था, और 1956 भी करीब करीब ब्रिटिश मॉडल एक्ट था। अब क्या था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर कंपनी स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है ना। कंपनी स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन कंपनीज को अकाउंटने के लिए ये एक्ट बनाया गया। उनको एक तरीके से रेगुलेशन के अंदर लेके आने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बाइंडिंग इफेक्ट करने के लिए ये एक एक्ट बनाया उन्होंने। लेकिन उठा के कहाँ से लाए? इंग्लैंड से कॉपी पेस्ट कर दिया। क्योंकि क्या था कि इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। तो ये चीज चलती रही वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, 1913 में भी यही चीज हुई, और 1956 हम सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में तो है, बट इट इज एन इमेज ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश एक्ट्स, वही एक तरीके से चलते चले आ रहे थे। बहुत सारे एक्ट्स को खत्म भी किया। अब यहाँ पे आपकी क्वेरी ये है कि अगर कोई कंपनीज एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1956, इसमें अगर कोई कंपनी बनी है, दैट विल नॉट फॉल अंडर चैप्टर 21 कंपनी, ठीक है ना। एक्सरसाइज कंपनीज के अंदर नहीं आएंगे। दूसरी बात, जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 366 है, ठीक है ना। 366 ये कहता है कि जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं ये कन्वर्ट हो सकती है किसमें? कंपनीज के अंदर। तो यहाँ पे दो बातें लिखनी है। अब एक्ट ये बोल रहा है कि चैप्टर 21 या एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर है उसके अंदर जो कंपनीज हैं वो अनरजिस्टर्ड कंपनीज है। और कंपनीज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है कंपनीज की, वो ये कहती है कि एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। प्रीवियस कौन सा होगा? कंपनीज एक्ट 1956, 1913 और 1882, ठीक है ना। तो ये जो एक्ट आपके हैं ये एक तरीके से कंपनीज एक्ट ही माने जाते हैं। तो इसलिए टाटा कब आ गई थी? 1882 के अंदर आ गई थी। जमशेदजी टाटा ने उस टाइम पे टाटा को एक तरीके से इनकॉर्पोरेट किया था। तो वहां से लेके उस कंपनी का स्टेटस आज भी क्या है? कंपनी का ही है कंपनीज एक्ट के अंदर, और वो क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी है। लेकिन अगर उस टाइम पे कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हुई, सपोज एक पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हुई 1945 में, तो अगर आज की डेट में वो अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कराएगी तो उसका कंपनीज एक्ट के अंदर स्टेटस क्या होगा? अनरजिस्टर्ड कंपनी का। लेकिन जैसे ही 366 का यूज करते हुए वो यहाँ पे कंपनी बन जाती है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? तो सर बेसिकली एक्सेप्ट टाइम में चाहे पार्टनरशिप है चाहे एलएलपी है वो है अगर रजिस्टर्ड है, नॉट एज कंपनी। एज पार्टनरशिप ही अगर रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप भी कंपल्सरी नहीं है रजिस्टर्ड, लेकिन रजिस्टर्ड है तब भी वो एक्सेस टाइम के अंडर रहेगी क्योंकि वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं। और यहाँ पे ये जो 3 एक्ट पे यहाँ पे ठीक है। और इसका एक नेक्स्ट पॉइंट ये दिया है, अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अदर देन दिस एक्ट or by any other law for the time being in force shall not register in pursuant of this section as an unlimited company or as company limited by guarantee। तो मतलब अगर कोई ऐसा अनरजिस्टर्ड लीगली फॉर्म है या फिर ये अगर अपने आप को कन्वर्ट करा रहे हैं मतलब एज अ कंपनी या प्राइवेट सेक्टर तो वो अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से कन्वर्ट कराएंगे। क्या नॉर्मली क्या होता है कि कंपनीज एक्ट ने अकोमोडेट करने के लिए एक नया कंसेप्ट निकालते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज का। और स्टैट्यूटरी कंपनीज के अंदर साफ साफ एक बात ये लिखती है कि स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होंगी? ये कंपनी एक तरीके से पार्लियामेंट के एक एक्ट के अकॉर्डिंगली मानी जाएगी, ठीक है ना। ये इस तरीके का कंसेप्ट उन्होंने वहां पे बोला। देखो होता क्या है कि ये इतना सारा कंटेंट है, आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप उसे प्रिसाइज करोगे तो भी याद नहीं रख पाओगे एग्जाम में, अनटिल अनलेस आप इसे रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस ना करो। जैसे मैं कितना पढ़ाता हूँ, उन टॉपिक्स को आप पढ़ो और उसे अपनी लैंग्वेज में लिख के देखो, तो आपको ना ये लैंग्वेज धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाएगी। कहाँ प्रोवाइडेड लिखा है, कहाँ नॉटविथस्टैंडिंग लिखा है, कहाँ शायद लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। इस तरीके की लैंग्वेज जैसे जैसे आपको याद होती चलेगी एग्जाम में आप वैसे लिखो, ठीक है ना। तो आप एक दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसे बुकिश फॉर्म में पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कि आपने पढ़ा, आपने नोटबुक में उतारा और पढ़ लिया उसे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस राइटिंग फॉर्म में करते हो तो दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी, दूसरा आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, और एग्जाम में उस चीज के मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। डेफिनेशंस आपको जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछ भी नहीं जाती, वो तो आप अपने रेफरेंस में लिख सकते हो। आंसर यहाँ पे क्या होता है, आंसर दो तरीके से लिखा जा सकता है।
आंसर या तो बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब आपकी लैंग्वेज, हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम स्टार्टिंग से क्या करते हैं, बिजनेस स्टडीज अपनी लैंग्वेज में लिख के आते हैं, इकोनॉमिक्स अपनी लैंग्वेज में लिख के आते हैं। ये ट्रेंड हमारा कंटिन्यू आता है ग्रेजुएशन के अंदर, और ग्रेजुएशन में हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को ही हम क्या करते हैं, लैबोरेट करते चले आते हैं, ठीक है ना, अपने व्यूज को लैबोरेट करते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से लीगल प्लेटफॉर्म पे भी आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि आप ग्रेजुएशन वाला टेक्स्ट ना लिखें, ठीक है ना। इतना आप डिटेल लिखोगे, लेंदी लिखोगे तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, प्रिसाइज चाहिए होता है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी चाहिए होती है, और थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है। सपोज जैसे अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया, तो आप क्या कर सकते हो, अपना लिख सकते हो, और अगर लिख के आते हो तो उसके एडिशनल मार्क्स होते हैं। अगर अभी लिख दो ना, एज पर अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से ऐसा होना चाहिए, तो एग्जामिनर उस पर आपको एडिशनल मार्क्स भी दे सकता है। अगर 5 मार्क्स में आपका कंटेंट ये कह रहा है कि 3 मार्क्स मिलने चाहिए, तो अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख दिया और वो कहीं ना कहीं लॉ की इंटेंट से मैच हो रहा है, तो आपको 4, 4.5 या 5 तक भी दे देगा एक्सटेंड करके। तो आपको ये भी एक तरीके से ध्यान में रखना है आंसर, ठीक है ना। But क्या आपको ना लीगल मतलब आफ्टर कन्वर्जन ये जो अनरजिस्टर्ड है और convert होने के बाद इनका बोला है कि the fact is staying and retaining and other legal proceedings against the company and any time after the presentation of a petition for binding up and before making up of binding up order, then in case of company registered in pursuance of this part, their application to stay or restrain is by creditors, extend to suits and other legal proceedings against any contributory of the company. तो मतलब ये creditors के restraining order क्यों लगाया company और ये क्या प्रोसेस है? होता क्या है कि जब भी आप एक अनरजिस्टर्ड कंपनी को कंपनी में कन्वर्ट करते हो, तो हमें वहाँ पे क्रेडिटर्स के अप्रूवल लेने पड़ते हैं। और ये तो कन्वर्ट होने के बाद की बात कर रहे हो, और कह रहे हैं एप्लीकेशन पर बाइंडिंग अप, तो ये बाइंडिंग अप किसकी है, जो पहले था या अब कंपनी बनने के बाद भी बाइंडिंग है? तो होता क्या है कि 2 एस्पेक्ट आ रहे हैं आपको। पहला एस्पेक्ट ये आ रहा है कि अगर सपोज दैट आपकी पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप फर्म को आपने कन्वर्ट करा लिया, तो जो पार्टनरशिप के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है उसका स्टेटस हम क्या लेके जाएंगे, बाइंडिंग अप का लेके जाएंगे, क्योंकि हमने क्या करा, उस एंटिटी को लेके कंपनी में, और जो रजिस्टर्ड डीड थी वो क्या होगी, वाउंड अप हो गई एक तरीके से उसका, वो एक बार एक तरीके से लॉ की लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो उसका स्टेटस नील का हो जाएगा, क्योंकि वो इफेक्टिव ही नहीं रही। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या माना जाता है, यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि सपोज दैट कोई कंपनी बनी और वहां पे क्रेडिटर्स हैं, और वो अगर वो कंपनी अपने क्रेडिटर्स का ड्यू रिपे नहीं कर पा रही, ऑब्वियस सी बात है कि या तो उसे बाइंडिंग अप के लिए लेके जाएंगे या इंसॉल्वेंसी के अंदर लेके जाएंगे। ये पर आपका एंगल आ जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट का। आईपीसी के अंदर अगर हम आ जाते हैं, तो आईपीसी में क्या होता है, 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका ये होता है कि अगर आपकी कंपनी डेट्स को रीपे नहीं कर पा रही है, कई बार कुछ फाइनेंशियल ट्रबल आ जाते हैं कंपनी के अंदर, कई बार वो इस तरीके की सिचुएशन आती है कि नहीं पे कर पाती है, तो ऐसे केस में ये बात बोली जाती है कि अगर सपोज दैट कंपनी नहीं पे कर पा रही, या तो उसको रिवाइव कराया जा सकता है, रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, और अगर बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं बची तो क्या होता है, उसको वाइंड अप करा दो, ठीक है ना। पेशेंट को वेंटिलेटर पे क्यों डालते हैं, गुंजाइश नहीं बची, ठीक है ना, ये मशीन अगर कुछ करेगी तो कर देगी, तो लोग वेंटिलेटर से वापस आ सकते हैं, और अगर कुछ होते ही नहीं तो फिर क्या होता है, बाइंडिंग अप हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये वो बाइंडिंग अप है तो पहले अनरजिस्टर्ड फॉर्म है, इसकी बाइंडिंग अप की बात है, उसका तो वाइंड अप हो ही जाएगा कन्वर्जन के टाइम, उसकी बाइंडिंग हो गई कोई भी दिन में खाना है तो चम्मच से खाएंगे, बनी हुई कंपनी को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। अब क्योंकि क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म की अब वो कन्वर्ट होता है कंपनी, अब इस कंपनी के नेक्स्ट बाइंडिंग अप हो रही है। दो चीजें होती है, अगर एक कंपनी है, अनरजिस्टर्ड कंपनी है, अगर वो कन्वर्जन के लिए जा रही है और पहले से कुछ केस चल रहे हैं, तो उसका कन्वर्जन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या, अगर वो कन्वर्ट हो गई, फिर अगर कोई क्रेडिटर्स का कोई पॉइंट निकल के आता है, फिर उस पॉइंट के अंदर तो सीधी सी बात है कि वहां पे फिर क्या होगा, क्रेडिटर्स के पास राइट होता है कि उसको बाइंडिंग अप के पास लेके जाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट था कि may be continued in the same manner as the registration might not take, कि मतलब कन्वर्ट हो भी गई, वो तब का केस है, वो तब का केस है। against the company
company had any such, तो वो convert होने के बाद है। हाँ, अगर कंपनी देखो अब ये वाले केस को आप लोग भी समझ लो, होता ये है कि सपोज दैट कोई केस चला रहा था पार्टनरशिप के ऊपर, लेकिन वहां पे क्या है, कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया या फिर क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है कंपनी बन जाएगी, रहेंगे तो वही लोग, केस चलने देते हैं, कन्वर्जन हो गया इन केस, ठीक है, अप्रूवल अगर आ गए सारे, उसके बाद भी केस चलता जा रहा है। अगर इन उसके बाद क्या है, कंपनी बनने के बाद अगर कोई कोर्ट ने एक्शन लिया तो उसकी वर्किंग को क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा, या फिर अगर क्रेडिटर्स को लगता है कि हाँ अभी ना कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, फिर वहां पे क्या होता है, रिस्ट्रेन ऑर्डर वहां पे आ सकता है, ठीक है ना। हाँ क्या कह रहे थे, हो गया क्लियर? अगर वो लोग अप्रूवल दे देते हैं फिर हो जाता है। एनओसी इसलिए ऑब्टेन की जाती है कि अगर ऑब्जेक्शन है तो रोक दो, नहीं है तो दे दो। सर उसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में है, एक बार वो भी कन्वर्ट रजिस्टर हो गया कंपनी, उसके बाद ये ऑल प्रोविजंस ऑफ एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनी एंड मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटली क्रेडिटर्स इन द सेम मैनर एज इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द एक्ट, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग restrictions दे रही है। पहला है टेबल F in schedule 1 shall not apply unless it is adopted by special resolution। टेबल एफ की जब हम बात करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है हमारा ए से लेके ई और आर्टिकल बनता है एफ से लेके आई, जी ठीक है ना। तो एफ हो गई आपके एक तरीके से कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है ना। अब वहाँ पे क्या है कि अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया है, ये तो बात की है ना, unless adopted by special resolution, लेकिन बीच में पॉइंट था कि कन्वर्जन के टाइम पे आप क्या अनलिमिटेड कंपनी और गारंटी कंपनी को 25 शेयर वाली उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास, अडॉप्शन के लिए तो चाहिए होगा, मैं पहले ही बताता आ रहा हूँ। मतलब ये इम्प्लाइड नहीं है कि अगर गारंटी नहीं है और अनलिमिटेड भी है तो अंडरस्टूड नहीं है कि शेयर भी हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, होता नहीं है तो बनेगी नहीं कंपनी। इसी का सेकंड पॉइंट है कि नंबरिंग ऑफ शेयर shall not apply to any company whose shares are not numbered। नंबरिंग ऑफ शेयर्स मतलब नंबरिंग ऑफ शेयर्स में हमेशा क्या होता है, जैसे देखो इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा, नंबरिंग ऑफ शेयर्स